नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। हरियाणा की मनोहर सरकार में अनेकों कार्य घर बैठे ऑनलाइन हो जाते हैं। उन्हीं में से एक है डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की फर्द। पहले फर्द पाने के लिए पटवारियों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। हरियाणा में अब लोगों को जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेजों के लिए पटवारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की फर्द के लिए शुरू किया गया पोर्टल आमजन को खूब रास आ रहा है। लोग ई फर्द डाउनलोड कर पा रहे हैं। इससे तहसील कार्यालयों में बिचौलियों के खेल पर भी अंकुश लगा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों ऐसे लाभार्थियों से खुद संवाद किया था, जिन्होंने ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाया। कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी थी कि जल्द ही पारिवारिक जमीनों के झगड़ों से निपटने के लिए साझी खेवट की तकसीम हेतु नया कानून लाया जाएगा। इससे अदालतों में लंबे समय तक चलने वाले जमीनी झगड़ों से निजात मिलेगी। और साथ ही सीएम मनोहर लाल ने ये भी बताया कि सरकार ने 25 दिसंबर 2022 को डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की फर्द के लिए पोर्टल लॉन्च किया था। जमाबंदी पोर्टल लैंड रिकॉर्ड संबंधी जानकारी के लिए सिंगल विंडो का काम करता है। पोर्टल पर भूमि डेटा से संबंधित सभी जानकारियां तथा खसरा, खतौनी, जमीन का नक्शा, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प शुल्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल के शुरू होने के बाद जमीन की फर्द लेने के लिए पटवारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। घर बैठे कुछ ही मिनटों में फर्द डाउनलोड की जा सकती है। मैं आपको ये ध्यान कराना चाहता हूँ कि हमने ठीक 2014 में जब शासन संभाला तो उस समय ये बात कही थी कि हम सुशासन अर्थात गुड गवर्नेंस इस नाते से अपने शासन को आगे बढ़ाएंगे, ताकि लोगों को आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो कैसे बंद हों। और उसमें बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनके लिए काम करने की आवश्यकता थी। उसमें बड़ा वर्ग हरियाणा के अंदर, जैसा हम जानते हैं कि वो किसान वर्ग है। किसानों को भी बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी कठिनाइयाँ अपने सरकारी कामकाज में ये आती थी। उसमें हमने कई कार्यक्रम शुरू किए, जिसके अंदर मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये हमने शुरू किया। उसमें मंडियों से सीधी पेमेंट करने के लिए हमने ई गिरदावरी और ई पेमेंट अर्थात अपने आप पेमेंट हो। गिरदावरी भी जो है वो हमारी डिजिटल तरीके से, कंप्यूटर के तरीके से हो। और उसी का एक कार्यक्रम हमने चलाया ई फर्द, अर्थात फर्द भी हमें अपने आप कंप्यूटर से ये मिलनी शुरू हो जाए। और ये फर्द का जो कार्यक्रम है हमने इस पिछले 25 दिसंबर 2022 को शुरू किया था, ताकि इससे पहले जो फर्द पर हम पटवारियों से साइन कराते थे और पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे, बहुत समय लगता था, बहुत पैसा भी उसमें लगता था, वो हमें कैसे सुविधाजनक अपने आप साइन की हुई फर्द ये हमें मिलनी शुरू हो जाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 4 महीने में लगभग 10,000 किसानों ने अपनी फर्द अर्थात ज़मीन का अपना प्रमाण, ये ज़मीन मेरी है, इस नाते से उन्होंने इसका उपयोग किया है। और जब ई फर्द निकालते हैं तो स्वाभाविक है उस ई फर्द का उपयोग हमें बहुत जगह पर होता है। हम अपनी ज़मीन के मालिक हैं, इसका एक डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है। हम उस ज़मीन के ऊपर अपना बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक भी उस हस्ताक्षरित ई फर्द को स्वीकार करने लगा है। इसी प्रकार अपनी ज़मीन की खरीद बेच करते समय भी ई फर्द हमारा एक प्रमाण होता है कि ये ज़मीन हमारी है, हम इसको कहीं भी आगे पीछे बेच सकते हैं। तो जो काम हमारा ई फर्द यानी फर्द पर साइन कराने के लिए महीनों महीने लग जाते थे, वो मिनटों में अब ये काम होना शुरू हुआ है।
एक बहुत बड़ी लाभ हमको ये इसका हुआ है। और पहले बहुत खर्च होता था, अब तो खर्च के नाम से भी हमसे 100 रुपया तो एक फीस ली जाती है, और साथ में प्रति खेवट, पहले खेवट पर 10 रुपये और अगला उसके बाद हर खेवट के ऊपर 5 रुपये, मात्र इतनी सी फीस देनी पड़ती है, जो हमें ऑटोमेटिकली हमारी बैंक अकाउंट से ही कट जाती है। इसलिए सुविधाजनक तरीके से हमको ये सारे काम हो जाते हैं। जब कभी हम फर्द लेनी होती थी तो बीच में दलाल ये भी आते थे, जो इस काम को कराने के बदले में अपनी कमीशन भी लिया करते थे। ऐसे सब दलालों से भी हमने मुक्ति पाई, और इस प्रकार के जो काम हैं हमें घर बैठे सुविधा से हो गए हैं। मैं आज आप सबको, जिन्होंने 4 महीने में ये इस प्रकार की जो फर्द प्राप्त की है, उनको सबको बहुत बहुत बधाई और ये शुभकामना देता हूँ। हमें ध्यान में है कि हमारे पटवारी, हमारे तहसीलों में जितने दस्तावेज, ये कितनी अलमारियाँ भरी रहती थी। पटवारी के यहाँ पटवार खाना में जब जाते थे तो उसकी अलमारियाँ भरी रहती थी, क्योंकि ये पहले सब जो रिकॉर्ड होते थे ये रजिस्टर पर, कागज़ पर लिखे जाते थे। और कई बार तो जब कभी आवश्यकता होती थी, बहुत पहले हमको बता के आना पड़ता था कि हमको इस दस्तावेज की ज़रूरत है, और कई दिन के बाद ढूंढ करके वो पटवारी हमको निकाल के देता था। लेकिन इस समस्या का हल भी हमने जो डिजिटलाइज्ड हमारे रिकॉर्ड रूम हैं, उनमें हमने दस्तावेज को सबको ऑनलाइन किया, सबको स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद उन रजिस्टरों को और हमने विधिवत ढंग से इस प्रकार से रखा है, संजोया है कि एक क्लिक से कभी भी कहीं का भी दस्तावेज हमको मिल जाता है। महीनों की बहुत मेहनत के बाद हमारे विभागों ने लगभग 18.5 करोड़ दस्तावेज ये स्कैन किए, और स्कैन करके आज वो सारे दफ्तर जो कागज़ों से भरे रहते थे, अलमारियाँ भरी रहती थी, अब मात्र कंप्यूटर के अंदर वो सारा डाटा ये रख दिया गया है। इसका भी हमको बहुत लाभ हुआ है। और ये बात कभी कभी मुझे घटना याद आती है कि आखिर मैंने कब शुरू किया, क्यों शुरू किया। मुझे ध्यान है कि एक बार हाई कोर्ट का एक केस हुआ था, और हाई कोर्ट के केस में ज़मीन के कोई झगड़े का केस था। तो जो रिकॉर्ड कीपर था कचहरी का, अदालत यानी जो हमारे तहसील का, तो उस तहसील के रिकॉर्ड कीपर से एक दस्तावेज मांगा गया, और उसने बहुत समय लगाया, लेकिन उसको दस्तावेज मिला नहीं। और बार बार कोर्ट के कहने पर जब दस्तावेज नहीं मिला तो उस रिकॉर्ड कीपर को सज़ा हो गई। अब वो बेचारा सामान्य एक व्यक्ति, और उसको सालों की सज़ा हुई। अब हो सकता दोष उसका हो या किसी और का हो, लेकिन एक सामान्य बात पर उसको ये जो सज़ा हो गई, तो कोई उसका इतना बड़ा दोष नहीं था। तब ध्यान में आता है कि आखिर ये बातें तो सब जगह पर इसी प्रकार से हैं। तो मैंने तुरंत हमारे जो जिला उपायुक्त कैथल के थे उनको कहा कि आप अपना जितना भी रिकॉर्ड है इसको सबको डिजिटलाइज कराओ, सबकी इसकी स्कैनिंग कराओ, और एक अच्छा रिकॉर्ड रूम ये बनाओ, ताकि ये समस्या आगे कभी ना आए। और कैथल में वो रिकॉर्ड रूम जब बना तो मैं स्वयं उसका उद्घाटन करके आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद हरियाणा के सभी जिलों को हमने कहा ये सारे रिकॉर्ड रूम हमारे इसी प्रकार से कंप्यूटराइज्ड होने चाहिए, डिजिटलाइज होने चाहिए, ताकि कहीं भी इस प्रकार की आने वाली कठिनाई ये हमको आगे ना आए। तो आईटी का इस प्रकार का ये जो काम ये लगातार आगे बढ़ाते बढ़ाते अब हमने सभी तहसीलों में जितने भी हमारे दस्तावेज हैं उनको भी डिजिटलाइज कर दिया है। हमारे अपने जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड हैं वो सारे डिजिटलाइज हो गए हैं। और अब तो पहले रजिस्ट्री जो हम जा करके तहसीलदार के पास जाते थे, घंटों खड़े रहते थे, रजिस्ट्री होती थी, अब वो रजिस्ट्री ऑनलाइन होती है। हम सुबह जाएं, अपने जो भी दस्तावेज हैं उनको दे करके और तुरंत अपनी रजिस्ट्री करा करके ले आते हैं। अब इससे आगे भी बढ़ करके अगर कोई रजिस्ट्री हमको ज़िले में कहीं भी करानी होती है, पहले एक तहसील निश्चित होती थी कि हम इसी तहसील में जाकर रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो ज़िले की किसी भी तहसील में और उस ज़िले के किसी भी गांव की कहीं की भी ज़मीन की रजिस्ट्री ये हम करवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सुविधा ये हमको मिली है। हम इससे भी आगे बढ़ करके कई और प्रयत्न भी कर रहे हैं। हम तो यहाँ तक भी चाहते हैं कि न केवल ज़िले में बल्कि प्रदेश में कहीं की ज़मीन की रजिस्ट्री पूरे प्रदेश में कहीं भी हो सके, और न केवल तहसीलों में बल्कि अन्य प्रकार के जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें भी रजिस्ट्री हो सके। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। हम इस सुविधा की ओर, हम सुशासन के एक कदम और आगे बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं। आपको ध्यान में होगा कि पिछले दिनों में हमने गाँव में, जो गांव लाल डोरा से चिन्हित थे, लाल डोरा के दायरे के अंदर किसी के मकान की, किसी उसकी जायदाद की कोई रजिस्ट्री होती नहीं थी, वो सब अंग्रेज़ों के टाइम से इस प्रकार का ये मामला चला आ रहा था।
जब हमें लगा कि इससे भी कोई निजात पानी चाहिए तो लाल डोरा नाम की चीज़ को हमने ख़त्म कर दिया और उस सब की जो प्रॉपर्टी है उनको चिन्हित करके, उनको रेखांकित करके, उनका एक प्रकार से पंचायतों के माध्यम से, ग्राम सभाओं के माध्यम से उनको चिन्हित किया कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है। और हमने उस सब प्रॉपर्टीज़ का या तो प्रॉपर्टी कार्ड दे दिए हैं या रजिस्ट्री करवा दी हैं। अब धीरे धीरे जहाँ प्रॉपर्टी कार्ड दिए हैं उनकी भी सबकी रजिस्ट्रेशन कराना, इसको भी मानते हैं, इसको भी अनिवार्य करेंगे ताकि उस प्रॉपर्टी के मालिक हम बन सकें। उस प्रॉपर्टी को बेचते समय में कठिनाई ना आए, उस प्रॉपर्टी के बदले में हम कोई ऋण लेना चाहते हैं बैंक से तो आसानी से ऋण लिया जा सके। तो ये भी एक मालिकाना हक जब हमको मिलेगा अपने उस प्लॉट के मालिकाना हक की रजिस्ट्री को लेकर के, हमारा माथा भी ऊंचा होगा, हमारा सीना चौड़ा होगा कि आखिर हम एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं। इससे पहले कभी भी हम कह नहीं सकते थे। झगड़े होते थे, भाई भाई में झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा, और कहीं ज़मीन किसकी कितनी है, उसकी रेखांकन सीमाएं क्या है, उसके सीमांकन का पता नहीं लगता था। तो इन सब झमेलों से और स्वामित्व की ये योजना जो हमने हरियाणा में शुरू की थी 26 जनवरी और 2019 को हमने ये जो सेवा शुरू की थी, मुझे खुशी है बताते हुए कि इस चीज़ को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से भी लागू किया है। तो ऐसे बहुत जो पहल हम करते हैं उसको बाकी जगह भी लागू किया जाता है। हमने किसानों के लिए जैसा मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसके माध्यम से हमारी कितनी खेती होती है उसको हम रजिस्टर करते हैं। उसी में बाद में फिर जब खरीदी जाती है हमारी फसल तो मंडी में जा कर के उसी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से हम फसल अपनी आसानी से बेच सकते हैं। हमारा पैसा सीधा जो है बैंकों में हमारे खाते में चला जाता है और जो पैसा हमारे खातों में सीधा जाता है हम वास्तव में उसका अपने मन से उपयोग कर सकते हैं। जबकि इससे पहले ये पैसा सब आड़तियों के माध्यम से मिलता था, वो भी बहुत परेशानी से हमको पैसा वापस मिलता है। और हाँ, यदि कभी कभी प्रकृति की मार से कोई हानि होती है, नुकसान होता है, ओला पड़ता है, बारिश होती है, तो उसकी जो क्षति होती है उस क्षति के बदले में हमको मुआवजा मिले, इसमें भी बहुत झंझट होते थे। अब हमने उसके लिए भी एक नया पोर्टल बनाया है, क्षतिपूर्ति पोर्टल। अब ये क्षतिपूर्ति पोर्टल जब भी कोई किसान की हानि होती है, उसको कोई नुकसान होता है, तो उसको कहा जाता है कि 72 घंटे के अंदर अंदर वो उसकी एंट्री करे। बाद में फिर वहाँ के पटवारी, वहाँ के तहसीलदार, वहाँ के एसडीएम, वहाँ के डीसी, वो उसको सबको जांचते हैं और उस जांच में जो त्रुटियां हैं उसको ठीक करते हैं और फिर हमें निश्चित एक समय के बाद उसका जो मुआवजा है ये तुरंत मिलता है। तो मित्रों, ये सारे काम हमने आपकी सुविधा के लिए किए हैं और हो सकता है इस सुविधा को प्राप्त करने में कभी कभी हमको कठिनाई भी आती हो, क्योंकि नए प्रोग्राम हैं। नए प्रोग्राम में कभी कभी उस प्रोग्राम को खोलने में, उसमें आंकड़े भरने में, उसमें सारे अपना विवरण भरने में कुछ देरी भी हो सकती है। कभी कभी हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम होने के नाते से इंटरनेट बंद हो सकता है, कभी हमारा पोर्टल बंद भी हो सकता है। लेकिन ये प्रारंभिक कठिनाइयाँ हैं और ये प्रारंभिक कठिनाइयाँ बहुत जल्दी हम इन सबको दूर करेंगे और बहुत जल्दी आपको ये सारे सिस्टम, इसके लाभ निश्चित रूप से सामने आएंगे, तो आपको प्रसन्नता होगी। हाँ, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि आयु के ऊपर भी निर्भर करता है या हमारा इस इंटरनेट की विद्या से कितनी हमारी जानकारियाँ हैं उस पर भी निर्भर करता है। हम अपने परिवार के किसी एक सदस्य को इस प्रकार की जो जानकारी, जो ज्ञान रखता है, उसकी सहायता से ये चीज़ें समय पर इसको हमको भरना चाहिए। अगर समय पर इसको भरेंगे तो निश्चित रूप से हमें कोई भी कठिनाई आगे भविष्य में ये नहीं आएगी। तो इस काम के लिए हम ज़रूर इसको हम करें और इसका जो भी लाभ है वो हम लगातार इसको उठाते रहें। हमने इस पोर्टल के माध्यम से ही, जैसा पता है आपको कि परिवार पहचान पत्र, इस नाम से भी एक डाटा तैयार किया है ताकि हर परिवार का जो उसके सदस्य कितने हैं, वो सदस्य क्या काम कर रहे हैं, उन सदस्यों की आयु क्या है, उनको लाभ के नाते से कौन कौन सा लाभ लेने के लिए वो पात्र हैं, ये परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आई कार्ड ये भी हमने बनाए हैं। इस फैमिली आई कार्ड के माध्यम से हर गरीब परिवार को उसका चाहे राशन बनना हो या उसको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलना हो या उसकी ओल्ड एज पेंशन, बुजुर्ग हो गया तो ऑटोमेटिकली उसकी ओल्ड एज पेंशन बननी हो, हमें कई प्रकार के सर्टिफिकेट जिनकी ज़रूरत होती है वो भी ऑटोमेटिकली उसका जो सर्टिफिकेट बनाने का काम ये भी हमने शुरू कर दिया है। तो ऐसे कई लाभ इस पोर्टल के माध्यम से हमको हुए हैं
और ये भी मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा कि बहुत लोग इन सुविधाओं को देख करके परेशान हो रहे हैं। उनकी परेशानी इसी बात से झलकती है कि वो कभी कभी आप जैसे भोले भाले लोगों को ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि हम इन पोर्टल को ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि पोर्टल से होने वाला लाभ वास्तव में आपको उस दिशा के अंदर एक अच्छा यानी खुशी देने वाला एक कार्यक्रम जो हमारे विपक्षी लोगों को शायद गंवार नहीं गुजर रहा, उनको लगता है कि ऐसे अच्छे शासन से, अच्छी सरकार के बनने से और हमारे जो लोग हैं इनको किस प्रकार से विपक्षी लोग वो भ्रमित करना चाहते हैं। मैं अपील करूंगा कि उनसे सबसे सावधान रहना है। पोर्टल शुरू होने के बाद तहसील कार्यालय में वर्कलोड में कमी भी आई है, तो वहीं डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने के बाद राजस्व विभाग की लाखों फाइलें और कागजों के अंबार भी खत्म हुए। इसके अलावा घर बैठे फर्द निकालने के लिए ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते। एक फर्द के लिए सर्विस चार्ज मात्र 100 रुपए है। पहले खाते के लिए 10 रुपए और उसके बाद प्रत्येक खाते के लिए 5 रुपए की फीस निश्चित की गई है। और इतना ही नहीं, पोर्टल द्वारा निकाली गई फर्द डिजिटल हस्ताक्षर युक्त और न्यायालय में भी मान्य है। तो एक तरफ मनोहर सरकार जहां हरियाणा एक हरियाणवी एक का संकल्प लेकर प्रदेश का चौतरफा विकास कर रही है, तो भ्रष्टाचार पर भी कड़ा प्रहार मनोहर सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश का चौतरफा विकास कर रहे हैं। हरियाणा एक हरियाणवी एक के संकल्प को साकार करते हुए मनोहर सरकार हर जिले में एक समान विकास सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि पूरा प्रदेश एक परिवार है, इसलिए किसी भी हिस्से या प्रदेश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर पिछड़े हुए क्षेत्रों में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन जिलों में जहां पहले बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, यहां तक कि सिंचाई के लिए भी पानी नहीं था, जहां सड़कों की भी बुरी हालत थी, उन स्थानों पर भी लगातार विकास के काम करवाए जा रहे हैं। नूह क्षेत्र के कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने कहा था कि इस इलाके के लोग रमजान में जब रोजे रखते थे और सायंकाल के समय जब रोजा तोड़ते थे तो उनको पानी की आवश्यकता होती थी, जो उन्हें मॉल खरीदना पड़ता था। अब इस परियोजना से लोगों को पानी खरीदना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास को एक गति प्रदान की है। पिछली सरकारों ने नूह जिले को हमेशा पिछड़ा बना करके रखा, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक का संकल्प लेते हुए जिले में एक समान विकास करवाना सुनिश्चित किया। जहां हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, वहां भी हमने विकास की गति को कम नहीं किया। आज लगभग 2 वर्ष के बाद डीसीज की और एसपीज की फिजिकल मोड पर मीटिंग हुई। 16वीं मीटिंग ये डीसीज की रही है और इसमें कई विषयों के ऊपर आज विचार किया। पहले तो हमने बजट के संबंध में मोटे मोटे विषय उनको बताया कि किस प्रकार से हमारी फोकस की चीज़ें क्या क्या थी। दूसरा विषय भ्रष्टाचार के नाते से इसको रोक लगानी है, कैसे लगाई जाए, क्योंकि कई शिकायतें आप लोगों को मालूम है भ्रष्टाचार की जो मिलती रही है, उस पर विशेष तौर पर चर्चा हमने की थी। 2-3 परिवर्तन भी किए हैं। पहला परिवर्तन जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो है, उसके नीचे पहले विजिलेंस ब्यूरो की इकाइयाँ नहीं होती थी, अब डिवीजन लेवल पर और विजिलेंस ब्यूरो की अलग से स्वतंत्र इकाइयाँ काम करेंगी, जो अप टू 1 करोड़ ग्रुप बी, सी और डी इनके कर्मचारियों के साथ जुड़ा हुआ कोई विषय अगर भ्रष्टाचार का होता है तो डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो ही उस पर कार्रवाई करेगा। हाँ, अगर राशि 1 करोड़ से ऊपर है और ग्रुप ए के जितने अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत आएगी, वो चाहे किसी भी राशि की होगी, वो सब के सब स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जैसे पहले से कार्रवाई करते हैं वो करेंगे। कनेक्टेड रहेगा, यानी जो वहाँ नीचे इंडिपेंडेंट उनको काम करने का तरीका रहेगा। एफआईआर लिखानी होगी, एफआईआर लिखाएंगे, जो भी कुछ करना होगा, लेकिन अगर कहीं कोई चीज़ का उनको अपील करनी होगी, ऊपर भेजना होगा, तो स्टेट विजिलेंस को वो लोग भेजेंगे। विजिलेंस को नीचे
क्योंकि 6 इकाइयाँ अब डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो की और बनेंगी। अभी एक स्टेट लेवल पर थी, नीचे उनके ऑफिस होते थे, अब वहाँ इंडिपेंडेंट इकाइयाँ 6 जो डिविजन्स हैं उनके ऊपर काम करेंगी। और इसके जो अधिकारी हैं जो इसको हेड करेंगे वो डीआईजी या एसपी लेवल, कम से कम एसपी लेवल, डीआईजी लेवल भी होगा। तो अभी कुछ डीआईजी उसमें लगे हैं, कुछ एसपी लगे हैं, उन्हीं में से 6 लोगों को ये काम दिया जाएगा, प्रेफरेबली डीआईजी। एक हमारी विजिलेंस डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस टीम होती है, बहुत पहले से बनी हुई है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था। वो विजिलेंस डिपार्टमेंट की इकाई है जिसके एडीसी हेड होते हैं, उनको भी मजबूत किया है। और पिछले 2 महीने में लगभग 98 शिकायतें उनके पास आई हैं, उस पर वो भी अपने ढंग से डिपार्टमेंट तरीके से उसका विजिलेंस के नाते उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसमें भी अब 2 महीने से कार्रवाई शुरू हुई है और वो भी एक प्रकार से एक्टिव किया गया है। एक हाई पावर्ड कमेटी अगेंस्ट करप्शन हमने ये आज बनाई है, जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी वो इसके चेयरमैन होंगे और उनके साथ अदर मेंबर्स एफसीआर, एसीएस होम, एडीजीपी सीआईडी, डीजीपी और डायरेक्टर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, डीजी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो। तो ये सब उसके अलग मेंबर होंगे और इनकी भी महीने में एक बार मीटिंग हुआ करेगी, ताकि इस प्रकार की शिकायतों का ठीक निवारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कहीं कोई कठिनाई आ रही होगी या कहीं ढिलाई होगी तो उसको दूर करने का काम ये जो स्टेट हाई पावर कमेटी होगी अगेंस्ट करप्शन, ये उसकी देखरेख करेगी। भ्रष्टाचार बहुत एक गहरे तक घुसा हुआ है और प्राचीन समय में और इस समय में अंतर इतना ही है कि पहले के लोग इसको उजागर करते नहीं थे। जैसे कहते हैं ना, पुट द इविल इन द अंडर द कारपेट, यानी गंद को और कारपेट के नीचे डाल देना तो ताकि कोई देख ना सके। ये हमारी पॉलिसी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जहाँ भी कोई करप्शन हो रहा है किसी भी लेवल पर, उसको निकाल के लाओ, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। एक वातावरण ऐसा बने, भय का वातावरण बने कि करप्शन नहीं करना है। यानी रोकने का तरीका एक तो दंडात्मक है, एक सुधारात्मक है और एक कैरेक्टर बिल्डिंग है। उन तीनों पर हम काम करेंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर उन क्षेत्रों में तो विकास कार्य करवा ही रहे हैं जहां तक विकास की पहुंच पहले मुश्किल होती थी, लेकिन साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। पिछले साल मनोहर सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई हाई पावर कमेटी का गठन किया था। तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचारियों में भय पैदा करना व भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना ही हमारा लक्ष्य है। भाई बहनों, पूरे प्रदेश में हमने ये जो विकास की एक गति प्रदान की है। डबल इंजन की हमारी सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी भरपूर विकास का काम सारे देश में कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र को भी उन्होंने पीछे नहीं रखा है। जब समय था देश भर के पिछड़े जिलों को पहचान की गई, 110 जिले पहचान की गई, उसमें एक जिला हमारा नूंह जिला भी पिछड़े जिलों में माना जाने लगा। लेकिन अब इतने विकास के काम हुए हैं, अब हम किसी भी कारण से इस जिले को पिछड़ा जिला नहीं कह सकते हैं। सड़कों का जाल बिछा है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नूंह जिले को बीचों बीच चीरते हुए, और कितने लंबे जो इसकी हमको लाभ हुआ है इस सड़क का। अब इसके आते ही इस इलाके में उद्योग, इस इलाके में जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, वो यहाँ आने वाले हैं और यहाँ के नौजवानों को ये रोजगार भी मिलने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पिछली सरकारों के समय जो कुछ होता था और आज जो होता है, इसका फर्क ये साफ है। भय, भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से भाई भतीजावाद पिछली सरकारें करती थी, हमने उसमें से निजात पाई है, उसमें से बाहर निकले हैं। कैसे दबंग लोग और आम जो गरीब आदमी है उसको किस प्रकार से बाजू मरोड़ करके काम करवाता था और किस प्रकार से अधिकारों का हनन होता था। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब किसी गरीब आदमी के ऊपर किसी भी आदमी का अन्याय सहन नहीं होगा। सबको न्याय मिलेगा, सबको अपना अधिकार मिलेगा, आपके अधिकार सबके सुरक्षित रहेंगे। मेरे मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने बहुत तरीके से अपने कामों को आगे बढ़ाना शुरू किया है। 6S कह करके मैं काम करता हूं, बताता हूं कि शिक्षा में भरपूर हम काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं। हम सुरक्षा का ये भी प्रबंध करते हैं। आज सुरक्षा के नाते मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में
पूरा प्रदेश कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं है, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझता है और उसका एक जो मोटा जीता जागता उदाहरण है, दुनिया के लोग, देश के लोग आज पैसे वाले जो निवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो लोग हरियाणा की तरफ देखते हैं। उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा जो अगर स्थान, शहर या कोई प्रदेश बना है तो हरियाणा, और हरियाणा में भी खास करके ये जो अपना एरिया है, चाहे उसमें नूंह जिला है, गुरुग्राम जिला है, फरीदाबाद जिला है, झज्जर है, रेवाड़ी है, फिर हमारा चाहे सोनीपत है, पानीपत है, ये दिल्ली के आसपास 7-8 जिले ये उनके पसंदीदा एक प्रकार से स्थान बने हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बाकी स्थानों पर भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, चाहे वो सिरसा हो, कैथल हो, चाहे वो पलवल हो, चाहे पंचकुला हो, चाहे वो करनाल हो, पानीपत हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, अंबाला हो, इन सब स्थानों पर विकास के जो काम हो रहे हैं, अब हरियाणा में उद्योग के नाते भी खूब एक प्रकार से आगे बढ़ने का जो अवसर मिला है, उसका हमको सबको लाभ होगा। प्रदेश का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी नागरिक हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं और जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी खैर नहीं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के तहत सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है और जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। चलिए, हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।